आज की पहली कहानी दिल्ली की है। ये बात 2025 की है। 15 मार्च की सुबह दिल्ली के छावला थाना क्षेत्र में एक नाले में महिला की लाश पड़ी होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही छावला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। महिला की उम्र करीब 45 से 50 साल के बीच थी। उसका शव एक बेडशीट में लपेटा हुआ था और कमर से सीमेंट से भरी बोरी बंधी हुई थी, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई थी। शव काफी सड़ चुका था, लेकिन कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाया गया कि मृतिका किसी संपन्न परिवार से हो सकती थी। ये मामला अंधे कत्ल का था, इसलिए शुरुआत में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। पुलिस ने आसपास के इलाकों से लापता महिलाओं की जानकारी जुटाई और थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने का इंतजार करने लगी। पुलिस को अंदेशा था कि मृतिका किसी हाई प्रोफाइल परिवार से हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में परिजन अक्सर गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते। जब काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने शव की दोबारा बारीकी से जांच की। इस बार पुलिस की नजर महिला की नाक में पहनी गई नोज पिन पर गई। ये सोने की पिन थी, जिसमें एक छोटा हीरा जड़ा था। पुलिस को शक हुआ कि ये पिन किसी ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम से खरीदी गई होगी। यही नोज पिन केस की पहली अहम कड़ी साबित हुई। नोज पिन पर बने हॉलमार्क की मदद से पुलिस दक्षिण दिल्ली के एक नामी ज्वेलर्स की दुकान तक पहुंची, जहां से ये गहना खरीदा गया था। जांच में पता चला कि ये नोज पिन प्रॉपर्टी से जुड़े एक जाने माने व्यक्ति अनिल सिंह ने अपनी पत्नी निशा सिन्हा के लिए खरीदी थी। बिल अनिल सिन्हा के नाम पर था और पेमेंट ऑनलाइन किया गया था। इसके बाद पुलिस ने अनिल सिंह से संपर्क किया और निशा सिन्हा के बारे में जानकारी ली। अनिल ने बताया कि निशा वृंदावन गई है और उनका मोबाइल भी उनके पास नहीं है। पुलिस पहले ही अपना परिचय दे चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने निशा की वापसी को लेकर पूछा तो अनिल सीधे जवाब नहीं दे पाया। उसकी बातों में झिझक और टालमटोल साफ दिखाई दे रही थी, जिससे पुलिस को उस पर शक होने लगा। पुलिस ने अभी तक अनिल को यह नहीं बताया था कि एक महिला का शव मिला है, लेकिन पुलिस को यह अंदेशा था कि अगर शव अनिल नहीं फेंका है तो वो इस बात पर नजर जरूर रखे होगा कि शव मिला है या नहीं। इस बीच 5 दिन बीत गए, लेकिन अनिल ने अब तक निशा की कोई ठोस जानकारी नहीं दी, ना ही वो उसे वापस आने की कोई सही तारीख बता सका। शक गहराने पर पुलिस ने अनिल के ऑफिस पर छापा मारा। वहां से पुलिस को निशा की मां का नंबर मिला। जब पुलिस ने निशा की मां से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि 11 मार्च के बाद से उनकी अपनी बेटी से कोई बात नहीं हुई है। जब भी वे बात करना चाहती थी तो अनिल ही फोन उठाता था और कहता था कि वह और निशा जयपुर घूमने आए हैं। निशा से बात करवाने की बात पर वो कभी कहता कि उसका मूड ठीक नहीं है, तो कभी ये कि वो सो रही है। इन जवाबों से पुलिस को यकीन हो गया कि अनिल कोई ना कोई सच्चाई छिपा रहा है। शक पक्का होने पर पुलिस ने निशा की मां और बहन को बुलाया और उन्हें बरामद शव दिखाया। शव को देखते ही उन्होंने उसकी पहचान निशा के रूप में कर दी और साथ ही अनिल पर उसकी हत्या का शक भी जाहिर किया। निशा की मां और बहन ने पुलिस को बताया कि अनिल इन दिनों गुरुग्राम के अपने आलीशान फार्म हाउस में अपनी मां और भाई के साथ रहता है, जबकि निशा अकेली द्वारका के एक छोटे से मकान में रह रही थी। वहां उसके साथ केवल एक गार्ड की सुविधा थी। इन बातों से पुलिस को साफ इशारा मिला कि रिश्ते ठीक नहीं थे और हत्या के पीछे घरेलू कारण भी हो सकते हैं। पुलिस ने तुरंत अमेठी निवासी गार्ड शंकर को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में शंकर ने कबूल किया कि 11 मार्च की रात अनिल ने गला दबाकर निशा की हत्या कर दी थी। उसने ये भी स्वीकार किया कि अनिल के कहने पर उसने लाश को नजबगड़ के नाले में फेंकने में मदद की थी। गार्ड के कबूलनामे के बाद पुलिस ने अनिल सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की परतें खुलती चली गई। जांच में सामने आया कि अनिल और निशा की मुलाकात साल 2004 में नोएडा की एक मोबाइल शॉप पर हुई थी। निशा वहां अपना मोबाइल ठीक करवाने गई थी, जहां अनिल पाठ
टाइम काम करता था। पहली मुलाकात में ही दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। 2005 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अनिल की किस्मत बदल गई। वो प्रॉपर्टी के काम में आ गया और कुछ ही वर्षों में उसने करोड़ों रुपए कमाए। अनिल जल्द ही नोएडा का एक बड़ा नाम बन गया और जाना माना प्रॉपर्टी ब्रोकर कहलाने लगा। इस दौरान अनिल ने एक भव्य ऑफिस खोल लिया और नोएडा में ही एक बड़ा फार्म हाउस खरीदकर अपनी मां और भाई को वहीं शिफ्ट कर दिया। वहीं निशा को द्वारका के एक छोटे से मकान में अकेले छोड़ दिया गया, जहां सिर्फ एक गार्ड उसकी देखभाल के लिए तैनात था। दरअसल अनिल अपनी मां और भाई को अपने पक्ष में करना चाहता था, क्योंकि इस दौरान उसके ऑफिस में काम करने वाली एक युवती के साथ उसके प्रेम संबंध बन गए थे। बताया जाता है कि अनिल की उम्र करीब 50 साल थी, जबकि उसकी प्रेमिका सिर्फ 26 साल की थी। अनिल अक्सर पार्टी या काम के बहाने घर से बाहर रहता और अधिकतर समय अपनी प्रेमिका के साथ बिताता। जब निशा इस बारे में सवाल करती तो अनिल उसे झूठ बोलकर कहता कि वो फार्म हाउस में अपनी मां के पास है। एक दो बार जब निशा ने अपनी सास से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने अनिल के झूठ की पोल खोल दी। धीरे धीरे सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई और निशा को अनिल के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। अनिल ने निशा को घर खर्च देना भी बंद कर दिया और ज्यादातर समय वो अपनी मां और भाई के साथ फार्म हाउस में रहने लगा। अनिल के बदलते व्यवहार से दोनों के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता गया। इसी तनाव के चलते 11 मार्च की रात अनिल ने निशा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गार्ड शंकर की मदद से नजफगढ़ के नाले में फेंक दिया। सीमा अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई है। पुलिस ने जब पूरे मामले की तह तक पहुंचकर अनिल और गार्ड शंकर को गिरफ्तार किया तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। अनिल के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने और साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया गया, जबकि शंकर पर भी हत्या में मदद करने का आरोप लगाया गया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अनिल की प्रेमिका को इस हत्या की जानकारी थी या वह भी इस साजिश में शामिल थी। प्रेमिका से भी पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ निशा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने मांग की है कि अनिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनका कहना है कि निशा कई सालों से मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी, लेकिन बच्चों की खातिर चुप थी। पुलिस इस पूरे मामले को एक सुनियोजित हत्या मान रही है और तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट तैयार कर रही है। जल्द ही मामले को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उम्मीद है कि निशा को इंसाफ मिलेगा। और आज की दूसरी कहानी नोएडा की है। ये बात 2023 की है। 1 नवंबर 2023 को थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर पुलिस को दोपहर में किसी अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली कि ग्रेटर नोएडा में मिक्स ग्रीन सोसाइटी के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही थाना सूरजपुर के एसआई हरेंद्र सिंह को खबर मिली, वो तुरंत मौके पर जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर देखा कि काफी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन पुलिस को देखते ही लोग इधर उधर हो गए। एसआई हरेंद्र सिंह उस जगह पहुंचे जहां युवक की लाश पड़ी थी। युवक का सिर फटा हुआ था और उसके कपड़े खून से पूरी तरह लथपथ थे। देखने से लग रहा था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। पुलिस ने युवक की तलाशी ली, लेकिन उसकी जेब से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। ना कोई पहचान पत्र, ना फोन, ना कोई कागज। वहां मौजूद भीड़ में से भी कोई उसे पहचान नहीं पाया। एसआई हरेंद्र सिंह ने इस बारे में अपने सीनियर अफसरों को जानकारी दी और फौरन फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का ध्यान से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी थी और जांच में लग गई थी। अभी जांच चल ही रही थी कि भीड़ में से एक युवक तेजी से आगे बढ़ता हुआ घटना स्थल पर पहुंचा। उसने लाश को गौर से देखा और अचानक जोर जोर से रोने लगा।
उसके हाव भाव से साफ हो गया कि मृतक से उसका कोई गहरा संबंध है। एसआई हरेंद्र सिंह उसके पास पहुंचे और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। युवक ने बताया कि मृतक उसका छोटा भाई आलोक सिंह है। उसने खुद को रामवीर बताया और बताया कि उसने आलोक की गुमशुदगी की रिपोर्ट 30 नवंबर 2023 को थाना सूरजपुर में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही उसने अपने भाई की तस्वीर भी पुलिस को सौंपी थी। रामवीर ने बताया कि उसका भाई आलोक सिंह 19 नवंबर को रोज की तरह काम पर गया था, लेकिन रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने रात भर उसका इंतजार किया, लेकिन जब वो अगली शाम तक भी नहीं लौटा तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रामवीर ने बताया कि वो और उसका परिवार असल में हरदोई जिले के गांव कोकामू मालवा के रहने वाले हैं। उसका भाई आलोक सिंह फिलहाल ग्रेटर नोएडा के देवला गांव में इंडियन गैस गोदाम के पास अनुरुद्ध नाम के शख्स के मकान में किराए पर रह रहा था। ये इलाका थाना सूरजपुर में आता है। जब पुलिस ने रामवीर से पूछा कि उसे किसी पर शक है या नहीं, तो उसने साफ कहा कि उसे अपने भाई की पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी रवि पर शक है। रामवीर का कहना था कि प्रियंका का रवि के साथ गलत रिश्ता था। वो अक्सर घर आता जाता था, यहां तक कि जब आलोक घर पर नहीं होता था तब भी आलोक को इस बात पर कभी शक नहीं हुआ। लेकिन रामवीर को लगता था कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ जरूर है। रामवीर ने बताया कि रवि मिक्स एंड ग्रीन सोसाइटी ग्रेटर नोएडा में रहता है और उसका गांव पहाड़पुर थाना अनूप शहर बुलंदशहर जिले में है। एसआई हरेंद्र सिंह ने रवि का पता नोट किया और एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया को पूरे मामले की जानकारी दी। डीसीपी ने कहा कि रामवीर की बात को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाए और आलोक की पत्नी प्रियंका से पूछताछ की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रामवीर की बातों में सच्चाई है तो पूछताछ में प्रियंका सब कुछ बता देगी। इसके बाद एसआई हरेंद्र सिंह ने जरूरी कागजी काम निपटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिर वो रामवीर को लेकर थाना सूरजपुर चले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि आलोक की मौत सिर पर गहरी चोट लगने और गला दबाने की वजह से हुई है, यानी ये मामला हत्या का था। इसके बाद एसआई हरेंद्र सिंह ने रामवीर की दी हुई लिखित तहरीर के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया। ये केस भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या 2001 सबूत मिटाना और 120(b) साजिश के तहत दर्ज किया गया। रामवीर सिंह ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में अपने छोटे भाई आलोक सिंह की हत्या के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। आलोक की पत्नी प्रियंका, प्रियंका का प्रेमी रवि और रवि का दोस्त बबलू उर्फ अशरफ अली, जो कि बुलंदशहर के बांदोली गांव का रहने वाला है और मैकेनिक का काम करता है। रामवीर की शिकायत पर एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया ने एक विशेष टीम बनवाई, जिसकी जिम्मेदारी एसआई हरेंद्र सिंह को सौंपी गई। इस मामले की निगरानी थाना सूरजपुर के तत्कालीन एसएचओ अवधेश प्रताप सिंह कर रहे थे। एसआई हरेंद्र सिंह और एसआई जितेंद्र चौहान ने रवि और बबलू को पकड़ने के लिए उनके घरों पर दबिश दी। दोनों घर पर ही मिल गए, जिन्हें पकड़कर थाने लाया गया। थाने में पूछताछ शुरू हुई तो रवि शुरुआत में घबराया हुआ नजर आया और साफ तौर पर किसी भी हत्या से इनकार करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कबूल कर लिया कि उसका प्रियंका के साथ नाजायज रिश्ता था। उसने कहा कि दोनों की नजदीकियां लंबे समय से थी और ये भी बताया कि प्रियंका का रवैया भी गलत था। वो खुद ही उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती थी। रवि ने आगे बताया कि प्रियंका का पहले एक और युवक सर्वेश से भी रिश्ता रहा था। प्रियंका ने सर्वेश से भी नजदीकियां बनाई थी, लेकिन बाद में उससे दूरी बना ली थी। इसी वजह से सर्वेश नाराज रहने लगा था और रास्ते में प्रियंका को परेशान करने लगा था। रवि का दावा था कि आलोक ने जब ये सब जाना तो उसने रवि की मदद से सर्वेश की पिटाई भी करवाई थी। रवि ने शक जाहिर किया कि शायद सर्वेश ने ही बदला लेने के लिए आलोक की हत्या कर दी हो। उसका कहना था कि उसने खुद ये वारदात नहीं की,
और वो इस बात पर अपनी मां की कसम खा सकता है। पूछताछ में रवि ने साफ माना कि उसका प्रियंका के साथ गलत रिश्ता था, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने आलोक की हत्या नहीं की है। उसने शक जताया कि शायद ये काम सर्वेश ने किया, क्योंकि कुछ समय पहले आलोक और रवि ने मिलकर सर्वेश की पिटाई की थी। एसआई हरेंद्र सिंह ने रवि की बात सुनी और कहा कि वो सर्वेश की जांच जरूर करेंगे, लेकिन रवि और बबलू दोनों भी जांच के घेरे में हैं, इसलिए बिना इजाजत कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने कांस्टेबल नवीन मलिक को इशारा कर दोनों को निगरानी में दूसरे कमरे में बैठाने के लिए भेज दिया। इसके बाद एसआई हरेंद्र सिंह ने एक महिला कांस्टेबल को भेजकर मृतक आलोक की पत्नी प्रियंका को थाने बुलवाया। प्रियंका थाने में बहुत दुखी और टूटी हुई हालत में पहुंची। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। उधर आलोक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया था और बड़े भाई रामवीर ने दुख के माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। शायद अब प्रियंका को भी ये एहसास हो गया था कि उसके गलत रिश्तों की वजह से ही उसका घर उजड़ गया और वो अपने पति को खो चुकी है। थाने में बैठकर प्रियंका ने बिना ज्यादा सवाल जवाब के सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि पहले उसका रिश्ता सर्वेश नाम के युवक से था। दोनों के बीच काफी नजदीकियां थी, लेकिन कुछ समय बाद वो रवि की तरफ आकर्षित हो गई और सर्वेश से दूरी बना ली। इस बदलाव से नाराज होकर सर्वेश उसे तंग करने लगा। रास्ते में रोकता, गंदे कमेंट करता और बदनाम करने की धमकियां देता था। जब प्रियंका ने ये सब बात अपने पति आलोक को बताई तो पहले तो आलोक ने सर्वेश को समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो आलोक ने रवि के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। प्रियंका ने बताया कि शायद इसी बात का बदला लेने के लिए ही सर्वेश ने उसके पति की हत्या कर दी होगी। प्रियंका ने आगे अपनी सफाई देते हुए कहा कि भले ही उसने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन उसने कभी किसी को अपने पति की हत्या करने के लिए नहीं कहा। उसने साफ कहा कि इस हत्या के पीछे सर्वेश का हाथ है और पुलिस को उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। एसआई हरेंद्र सिंह ने जब प्रियंका से सर्वेश का पता पूछा तो उसने बताया कि वो हरदोई जिले के गांव धनसिंहपुरवा का रहने वाला है। पुलिस टीम ने तुरंत सर्वेश के गांव में दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। उसे पहले ही भनक लग चुकी थी और वो फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया। कुछ ही दिनों बाद एक भरोसेमंद मुखबिर से जानकारी मिली कि सर्वेश अपने फुफेरे भाई रिंकू उर्फ भूपेंद्र सिंह के साथ सूरजपुर के पैरामाउंट अंडरपास के पास आने वाला है। पुलिस ने तुरंत वहां घेराबंदी कर दी। जब सर्वेश और रिंकू वहां पहुंचे तो उन्हें पकड़ लिया गया और थाने लाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान सर्वेश ने कबूल कर लिया कि वो प्रियंका से बेहद प्यार करता था। जब प्रियंका ने उससे दूरी बनानी शुरू की तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कई बार प्रियंका से मनाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रियंका ने उसे झिड़क दिया और उसे नजरअंदाज करने लगी तो वो गुस्से में आ गया। प्रियंका ने जब अपने पति से शिकायत की कि सर्वेश उसे रास्ते में परेशान करता है तो आलोक ने रवि के साथ मिलकर सर्वेश की पिटाई कर दी। इससे सर्वेश बुरी तरह अपमानित महसूस करने लगा। बदला लेने के इरादे से सर्वेश ने अपने फुफेरे भाई रिंकू को साथ लिया और पहले रवि को ढूंढने निकला, लेकिन रवि नहीं मिला। इसके बाद दोनों सनप्लास्ट कंपनी साइट बी इंडस्ट्रियल एरिया जहां आलोक काम करता था पहुंच गए। वहां शाम को जब आलोक ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था तो दोनों ने मिलकर उसे रास्ते में घेर लिया। सर्वेश ने पुलिस पूछताछ में हत्या की पूरी साजिश और वारदात कबूल कर ली। उसने बताया कि वो आलोक को ट्राला के केबिन में ले गया जहां उसके साथ मारपीट की गई। फिर लोहे के टायर लीवर से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। जब वो बेहोश हो गया तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। सर्वेश का इरादा दो काम एक साथ करने का था। उसने बताया कि उसने अपने साथी रिंकू उर्फ भूपेंद्र सिंह की मदद से आलोक की लाश को मिक्स ग्रीन सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट ग्रेटर नोएडा में फेंक दिया।
उसकी योजना थी कि वहां रहने वाला रवि इस हत्या के शक में फंसे और जेल चला जाए, ताकि प्रियंका फिर से उसकी तरफ लौट आए। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। पुलिस ने एक मुखबिर की मदद से सर्वेश और उसके साथी रिंकू को पैरामाउंट अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। सर्वेश के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उसी दिन दोनों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर ले लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया टायर लीवर, ट्राला और हत्या के वक्त इस्तेमाल हुआ केबिन बरामद कर लिया। ट्रायले की खून से सनी सीट बेल्ट, सीट कवर और सूखा हुआ खून भी फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किया गया। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद जब रिमांड की अवधि पूरी हुई तो पुलिस ने सर्वेश और रिंकू को दोबारा कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। रवि और उसके दोस्त बबलू उर्फ अशरफ अली को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। प्रियंका को भी पुलिस ने रिहा कर दिया था, लेकिन अब उसका मन बेचैन रहने लगा था। वो खुद को ही अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। उसे अपने के पर पछतावा था। वो बहुत चुप-चुप रहने लगी थी और पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो बच्चों के साथ सादगी भरा शांत जीवन जी रही थी। शायद यही उसका प्रायश्चित था। पति के साथ किए धोखे की सजा उसे ताम्र खुद को माफ ना कर पाने के रूप में मिली। विश्वास और वफादारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब किसी रिश्ते में छल, धोखा और झूठ आ जाता है तो उसका अंत अक्सर दर्दनाक होता है। प्रियंका का रवि और फिर सर्वेश से जुड़ना और सर्वेश की जिद प्यार को पाना नहीं बल्कि हक समझना, इन सब ने एक बेकसूर की जान ले ली और कई जिंदगियां तबाह हो गई। सर्वेश ने अपमान और अस्वीकार होने के बदले में जो कदम उठाया वो न सिर्फ गुनाह था बल्कि उसका जीवन जेल में डालने वाला फैसला बन गया। प्रियंका को अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार जो बिगड़ जाए वो फिर पहले जैसा नहीं होता, चाहे अपराध कितना भी सोच समझ कर किया गया हो। सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। पुलिस ने सबूतों के दम पर हथियारों को पकड़ ही लिया। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।